दी डिबेट में आपका स्वागत है कानून प्लस पर, जो गहन कानूनी विश्लेषण का आपका अपना मंच है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज का मुद्दा वाकई बहुत ही पेचीदा है। बिल्कुल, पर इस दिलचस्प फैसले के गुण दोषों पर चर्चा करने से पहले यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया YouTube पर सब्सक्राइब बटन दबाएं और भारत में सबसे बड़े कानूनी घटनाक्रमों से अपडेट रहने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, वो सीधे हमारी न्याय प्रणाली की नींव पर सवाल उठाता है। एकदम सही कहा आपने। देखिए, इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही हाई स्टेक्स क्रिकेट मैच चल रहा है। मान लीजिए अब वर्ल्ड कप का फाइनल है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। प्रेशर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और अचानक फील्डिंग कर रही टीम का कप्तान अंपायर पर आरोप लगाता है कि अंपायर का बेटा विरोधी टीम के स्पॉन्सर के लिए काम करता है, इसलिए कप्तान मांग करता है कि अंपायर को तुरंत मैदान से हट जाना चाहिए। और मतलब बाहर बैठे लाखों दर्शकों के मन में भी तुरंत यही सवाल घूमने लगता है कि क्या वो अंपायर अब सच में निष्पक्ष रह पाएगा? क्या उसके फैसलों में उस स्पॉन्सरशिप का कोई प्रभाव दिखेगा, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। मतलब सवाल ये भी है कि क्या अंपायर का फैसला सच में उस दूर के कनेक्शन से प्रभावित होगा, या फिर ये सिर्फ हार के डर से अंपायर पर दबाव बनाने की यानी प्रेशर टैक्टिक्स की एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। तो आज हम इसी विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं, जिसने भारतीय कानूनी जगत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा शराब नीति मामले में दिए गए उस अहम फैसले की, जिसका आधिकारिक नाम सीबीआई वर्सेस कुलदीप सिंह एंड अदर्स है। जी। इसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो रिक्यूजल याचिका थी, यानी खुद को केस से अलग करने की मांग, उसे सिरे से खारिज कर दिया। और हमारे दर्शकों के लिए मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, रिक्यूजल का मतलब होता है जब कोई जज हितों के टकराव या पूर्वाग्रह के आरोपों के कारण खुद को किसी केस की सुनवाई से अलग कर लेता है। तो इस विवाद का मूल प्रश्न ये है कि क्या किसी जज के बच्चों का केंद्र सरकार के पैनल काउंसिल के रूप में काम करना पूर्वाग्रह की आशंका पैदा करता है, जैसे हम एप्रीहेंशन ऑफ बायस कहते हैं? जी बिल्कुल। तो देखिए, आज के इस चर्चा में मैं ये तर्क दूंगी कि वास्तविक पूर्वाग्रह यानी एक्चुअल बायस साबित किए बिना केवल धारणाओं और कयासों के आधार पर किसी जज को केस से हटाना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मेरी नज़र में ये सीधे तौर पर वादी की धौंस है, जिसे हम लिटिगेंट बुलिंग कहते हैं। ये उसी का एक स्पष्ट रूप है। खैर, मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा तर्क ये होगा कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों में जहां जांच एजेंसी और जज के परिवार के बीच एक सक्रिय और निरंतर पेशेवर संबंध हो, वहां पूर्वाग्रह का प्रकटीकरण यानी अपीयरेंस ऑफ बायस न्याय की निष्पक्षता पर गंभीर और वैध सवाल खड़ा करता है। बाहर से देखने में ऐसा लगना कि पक्षपात हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए इस मामले की बिल्कुल गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बेसिक्स से शुरू करते हैं। केजरीवाल की लीगल टीम ने अदालत में कहा क्या? हाँ, ये समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा के बेटे सुप्रीम कोर्ट के लिए ग्रुप ए पैनल वकील हैं और बेटी ग्रुप सी पैनल वकील हैं, और इसलिए जस्टिस शर्मा को केस से हट जाना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, भारत सरकार देश की सबसे बड़ी लिटिगेंट है। देश भर की अदालतों में सबसे ज्यादा मुकदमे सरकार के ही होते हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है और वे हर बड़े मामले में एक पार्टी होते हैं। तो अगर हम इस लॉजिक को पूरी तरह अप्लाई कर दें कि जज का कोई भी रिश्तेदार सरकार का वकील है, इसलिए जज सरकार से जुड़ा कोई केस नहीं सुन सकता, तो हमारा पूरा लीगल सिस्टम तो रातों रात ठप पड़ जाएगा। ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। आप दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को उठा लीजिए, बहुत संभव है कि उनके परिवार का कोई सदस्य या पुराना जूनियर कहीं ना कहीं सरकारी पैनल पर हो। अगर हम इसे पूर्वाग्रह मान ले तो सरकार के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करेगा कौन? मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप इसे बहुत ही जनरल तरीके से पेश कर रही हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उनके बच्चे सरकारी वकील हैं। तो फिर क्या बात है? बात यह है कि पैनल काउंसिल सिस्टम असल में काम कैसे करता है। दर्शकों को ये समझना होगा, जब कोई युवा वकील सरकार के पैनल पर आता है तो उसे केस अपने आप नहीं मिल जाते।
उसे केस असाइन करते हैं लॉ ऑफिसर्स, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, प्रोसीजर तो यही है। अब कनेक्शन देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी इस मौजूदा शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वही एसजी दूसरे मामलों में जज के बच्चों को केस बांट रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से जो रिजॉइंडर दाखिल किया गया, उसका मुख्य पॉइंट यही था कि ये कोई पुराना या बहुत दूर का कनेक्शन नहीं है। ये एक जीवंत, सक्रिय और निरंतर पेशेवर संबंध है। अब आप ही बताइए, क्या एक इंसान के तौर पर आप अपने बॉस ये उस व्यक्ति के खिलाफ बेबाकी से फैसला सुना सकती हैं जो आपके बच्चों के करियर की चाबी पकड़े हुए? मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहूंगी। यहीं पर जस्टिस शर्मा ने चित्रण बनाम वास्तविकता यानी पोर्ट्रेयल वर्सेस रियलिटी के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रेखा खींची है। अच्छा जी, आप जिस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, अदालत ने उसे साफ तौर पर खारिज कर दिया, क्योंकि असल में ये सिर्फ एक सोचे समझे नैरेटिव का चित्रण है। खारिज इसलिए किया क्योंकि जज खुद अपने ऊपर लगे आरोपों पर फैसला सुना रही थीं। मतलब जब सिस्टम खुद को बचाता है तो वो ऐसे ही तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करता है। मैं इस तर्क से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि ये कानूनी सत्य पर आधारित है। देखिए, कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है लिस, जिसका मतलब होता है मूल विवाद या कोर्ट के सामने मौजूद असल मुद्दा। इस केस का लिस क्या है? दिल्ली की शराब नीति और उसमें कथित भ्रष्टाचार। जी बिल्कुल। अब मुझे बताइए, क्या जज के बच्चों ने इस स्पेसिफिक केस में शराब नीति के मामले में कभी भी किसी अदालत में सरकार की पैरवी की है? सीबीआई ने अदालत में स्पष्टीकरण दिया है और ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बिल्कुल नहीं, उनका इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो वास्तविक पुरावाग्रह यानी एक्चुअल बायस की बात कहाँ से आ गई? पर बात इस स्पेसिफिक केस की है ही नहीं। बचाव पक्ष भी ये नहीं कह रहा कि बच्चे इस केस में वकील हैं। तो फिर पूर्वाग्रह कैसा? जस्टिस शर्मा ने अपने फैसले में एक बहुत ही पावरफुल बात कही, जो मुझे लगता है कि हर कानून के छात्र को पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा, एक वादी ये तय नहीं कर सकता कि जजों के बच्चे अपना जीवन कैसे जिएंगे। जी वो तो है। आप सोचिए, क्या हम जजों के परिवारों से ये उम्मीद करते हैं कि वे संन्यास ले ले? जस्टिस शर्मा ने एक बेहतरीन एनालॉजी दी है। उन्होंने पूछा कि यदि राजनेताओं के बच्चे राजनीति में आ सकते हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये कैसे उचित है कि जब जजों के बच्चे कानूनी पेशे में आएं और दूसरों की तरह संघर्ष करके खुद को साबित करें, तो उन पर सवाल उठाए जाएं? आपकी बात में दम है, मैं मानता हूं। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि राजनीति और न्यायपालिका के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जजों के बच्चों को वकालत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की आती है, तो क्या उन्हें उन एजेंसियों या लॉ ऑफिसर्स से सीधे काम लेना चाहिए जो उनके माता पिता की अदालत में हर दिन पेश होते हैं, खासकर जब बात केंद्र सरकार जैसी बड़ी और ताकतवर संस्था की हो? लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सरकार हर कोर्ट में पेश होती है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम हर सामान्य मामले की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जहां एक राज्य का मौजूदा मुख्यमंत्री गिरफ्तार है। पूरा देश इस केस को देख रहा है। वो तो है। न्यायशास्त्र का एक बहुत पुराना, स्थापित और सुनहरा सिद्धांत है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में पूछा कि न्याय होते हुए दिखने का पैमाना कौन तय करेगा। मुझे लगता है कि यह सवाल वादी की उस सामान्य बेचैनी को सिरे से खारिज करता है। सामान्य बेचैनी? जी, जब एक वादी देखता है कि सामने वाला वकील जज के परिवार को पेशेवर फायदा पहुंचा रहा है, तो बेचैनी होना स्वाभाविक है। ये एक दिलचस्प पॉइंट है, हालांकि मैं इसे अलग तरीके से फ्रेम करूंगी। वो सामान्य बेचैनी क्या है? मुझे लगता है कि ये बेचैनी निष्पक्षता की नहीं है, बल्कि अपने मन मुताबिक फैसला ना मिलने के डर की है। कैसे? चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज का छात्र है, उसका फाइनल एग्जाम है और उसने तैयारी नहीं की है। परीक्षा से ठीक पहले वो कहता है कि मुझे ये एग्जामिनर नहीं चाहिए क्योंकि इसके बेटे को उसी यूनिवर्सिटी ने नौकरी दी है जहां का मैं वाइस चांसलर हूं, या ऐसा ही कोई बहाना। अच्छा, ये क्या है? ये निष्पक्षता की मांग नहीं है, ये सिर्फ एक सख्त एग्जामिनर को बदलने की चाल है। लीगल टर्म्स में इसे फोरम शॉपिंग कहते हैं।
यानी अपनी पसंद का जज ढूंढने की कोशिश करना ताकि फैसला आपके हक में आए। पर एक सेकंड, फोरम शॉपिंग एक बहुत गंभीर आरोप है। क्या आप वाकई मानती हैं कि देश का एक मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए जज बदलना चाहता है क्योंकि वो सख्त है? जब कानूनी आधार कमजोर हों तो यही निष्कर्ष निकलता है। वादी का ये डर कि उसे राहत नहीं मिलेगी, किसी जज को हटाने का कानूनी आधार कैसे हो सकता है? जस्टिस शर्मा का लगभग 34 वर्षों का बेदाग न्यायिक करियर रहा है। वो तो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने खुद फैसले में जिक्र किया कि वो एक मजिस्ट्रेट के रूप में शुरू हुई और हर कानूनी और नैतिक परीक्षा को पार करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं। एक राजनेता को जो खुद एक वादी है और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, ये अनुमति कैसे दी जा सकती है कि वो एक अनुभवी जज की न्यायिक क्षमता का असेसमेंट करे? देखिए, और तो और इस मामले में जिस तरह के आरोप लगाए गए वे सिर्फ कानूनी नहीं थे, वे व्यक्तिगत हमलों की सीमा पार कर गए। व्यक्तिगत हमले आप किस संदर्भ में बात कर रही हैं? मैं अधिवक्ता परिषद वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ। केजरीवाल की लीगल टीम ने अपने तर्कों में ये भी पॉइंट आउट किया कि जस्टिस शर्मा अधिवक्ता परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। हाँ, ये पॉइंट उठाया गया था। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अधिवक्ता परिषद वकीलों का एक संगठन है जिसे अक्सर आरएसएस से जुड़ा हुआ माना जाता है। बचाव पक्ष का सीधा इशारा ये था कि जज राजनीतिक रूप से बायस्ड हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कुछ राजनीतिक बयानों को भी बचाव पक्ष ने कोर्ट में कोट किया। क्या ये जज को इंटिमिडेट करने की, उन्हें डराने की कोशिश नहीं है? क्या जजों का समाज के कानूनी कार्यक्रमों या सेमिनारों में जाना अपराध है? जज कोई वैक्यूम में तो नहीं रहते? आपकी बात में दम है। मैं स्वीकार करता हूं कि किसी भी जज पर व्यक्तिगत हमले अनुचित हैं और उन्हें पूरी स्वतंत्रता से अपना काम करने का अधिकार है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक मुकदमा चलता है तो माहौल स्वाभाविक रूप से बहुत संवेदनशील होता है। हाँ, वो मैं समझती हूँ। जब एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया जाता है तो बचाव पक्ष अपने मुवक्किल को बचाने के लिए हर उस पॉइंट की सूक्ष्म जांच करेगा जो निष्पक्षता को जरा सा भी प्रभावित कर सकता है। जब एक जज ऐसे संगठन के कार्यक्रम में जाती हैं और साथ ही परिवार के सदस्यों को सरकारी मुकदमे मिल रहे हों, तो ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां वादी को लगता है कि पूरी स्टेट मशीनरी उसके खिलाफ काम कर रही है। लेकिन अदालत ने इसे क्या कहा? अदालत ने इसे वादी द्वारा बनाए गए अतिरिक्त परीक्षण और मैन्युफैक्चर्ड टेस्ट का नाम दिया। जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल सही नाम है। ये मैन्युफैक्चर्ड ही तो है। नहीं, मेरा मानना है कि इसे सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड टेस्ट कहकर खारिज करना बचाव पक्ष की वैध चिंताओं को कम आंकना है। ये केवल एक जज की व्यक्तिगत निष्ठा पर सवाल नहीं है, ये उस पूरे संस्थागत ढांचे पर सवाल है जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका के परिवारों के बीच के पेशेवर संबंध धुंधले हो रहे हैं। जब संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हों तो न्यायपालिका को थोड़ा और पारदर्शी होने की जरूरत होती है। मैं इस तर्क से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि पारदर्शी होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप वादी की हर बेजा मांग के आगे झुक जाएं। और यहीं पर इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है, सोशल मीडिया का रोल। आज के दौर में मुकदमे सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं लड़े जाते। हाँ, सोशल मीडिया तो आजकल हर चीज का एक एक्सटेंशन बन गया है। लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक एक्सटेंशन नहीं था, इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। सीबीआई ने अदालत में स्पष्ट रूप से कहा कि ये जज के खिलाफ एक चयनात्मक, पूर्व नियोजित और कटु ऑनलाइन अभियान था। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था? बिल्कुल। आप पैटर्न देखिए। आधी अधूरी कानूनी जानकारी को लिया गया, उसे अपने हिसाब से ट्विस्ट किया गया और फिर प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ट्वीट और रीट्वीट किया गया ताकि जज पर एक भारी साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जा सके। जब हजारों लोग एक ही झूठ को बार बार पोस्ट करते हैं तो वो एक नैरेटिव बन जाता है। ये वादी की धौंस का नया डिजिटल रूप है। जस्टिस शर्मा ने बहुत ही मजबूती से एक बात कही कि एक झूठ को 1000 बार दोहराने से वो सच नहीं हो जाता। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। जी, एक अदालत को सोशल मीडिया पर चल रहे शोर या ट्रोल आर्मी के आधार पर नहीं, बल्कि रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर काम करना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सोशल मीडिया के दबाव में न्यायपालिका को कभी नहीं झुकना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसी बात में है कि वो हैशटैग से प्रभावित ना हो। जज का काम संविधान के प्रति जवाबदेह होना है, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रति नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड,
मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक करना होगा। उस ऑनलाइन शोर शराबे को पूरी तरह दरकिनार करने के बाद भी जो मुख्य तथ्य है वो तो अपनी जगह कायम है ना। कौन सा तथ्य? यही कि सरकारी पैनल पर बच्चों की नियुक्ति हुई है। ये कोई सोशल मीडिया की उपज नहीं है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। वो एक रियलिटी है जिससे सीबीआई ने भी नकारा नहीं है। हाँ, वो तथ्य तो है। वादी का तर्क ये है कि ये केवल एक मनगढ़ंत संदेह नहीं है, ये हमारे लीगल इकोसिस्टम की एक व्यवस्थागत खामी, मतलब एक सिस्टमिक इशू का स्पष्ट उदाहरण है। जब अदालत ये कहती है कि यदि हम इस तरह के आधार पर मामले से हट गए तो ये न्याय का प्रबंधन या जस्टिस मैनेज्ड कहलाएगा, तो अदालत खुद को तो बचा रही है, लेकिन उस आम आदमी या वादी के मन में उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दे रही है। लेकिन इसे खामी क्यों माना जाए? अगर ये इतनी बड़ी सिस्टमिक इशू है तो ये पहले क्यों नहीं उठाई गई? क्या आपको याद है कि अतीत में आम आदमी पार्टी के ही कई नेताओं को, जैसे राघव चड्ढा या संजय सिंह को, इन्हें अदालतों से राहत मिली है? हाँ, बिल्कुल मिली है। तो तब किसी ने पूर्वाग्रह या बायस का आरोप क्यों नहीं लगाया? तब किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि फला जज का बेटा क्या कर रहा है, या जज के सेमिनार में गए थे? मतलब जब आदेश आपके पक्ष में हो तो जज निष्पक्ष और शानदार हैं, और जब फैसला आपके खिलाफ जाने लगे तो जज पूर्वाग्रही हैं। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? देखिए, इसी को तो मैं फोरम शॉपिंग कह रही हूँ। ये कोई सिद्धांत की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अपने फेवर में जजमेंट पाने की एक डेस्परेट कोशिश है। आपकी बात में दम है कि लिटिगेंट्स अक्सर अपनी सुविधा के हिसाब से अपने आर्ग्यूमेंट्स बदलते हैं। ये इंसानी फितरत है, लेकिन हमें वादी की नीयत से ज्यादा सिस्टम की इंटेग्रिटी पर फोकस करना चाहिए। क्या मतलब? अगर एक वादी गलत नियत से भी कोई सही सवाल उठा रहा है तो उस सवाल को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि पूछने वाला हिपोक्रेट है। अगर हम इस व्यवस्थागत मुद्दे को अनदेखा करते हैं, जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका के परिवारों के बीच के प्रोफेशनल कनेक्शंस इतने उलझे हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये जनता के मन में न्यायपालिका की छवि को ही भारी नुकसान पहुंचाएगा। जनता को लीगल टेक्निकलिटीज समझ नहीं आती, उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि क्या निष्पक्षता हो रही है। मैं आपकी चिंता को समझती हूँ, लेकिन इसका समाधान व्यक्तिगत जजों को टारगेट करना नहीं है। अगर हम अपीयरेंस ऑफ बायस के सिद्धांत को इतना रबर बैंड की तरह खींच लें कि किसी भी दूरगामी पेशेवर संबंध को हितों का टकराव मान लिया जाए, तो कोई भी सक्षम और अनुभवी जज किसी भी महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगा। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सोचिए, एक जज 30-35 साल तक लीगल प्रोफेशन में रहता है। उसके बच्चे, उसके भतीजे, उसके पुराने जूनियर्स सभी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अगर हम हर कनेक्शन को शक की नज़र से देखेंगे तो हम न्यायपालिका को एक पैरानोया की स्थिति में धकेल देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हर कनेक्शन पर शक करें, लेकिन शायद हमें इसके लिए बेहतर और स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। जैसे कि एक कोड ऑफ एथिक्स जो सिर्फ जजों के लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के पेशेवर नियुक्तियों के लिए भी एक क्लियर गाइडलाइन सेट करे, ताकि न तो वादी को उंगली उठाने का मौका मिले और न ही जज को ऐसी असहज स्थिति का सामना करना पड़े जहां उन्हें अपने ही बच्चों के करियर को कोर्ट रूम में डिफेंड करना पड़े। मुझे लगता है कि ये चर्चा हमें इस पूरे प्रकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाती है। मेरे दृष्टिकोण से जस्टिस शर्मा का ये फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मजबूत और ऐतिहासिक लकीर खींचता है। जी, ये न्यायपालिका को राजनैतिक विमर्शों के उस बढ़ते दबाव से बचाता है जहां जजों को सोशल मीडिया ट्रायल और वादियों के तथाकथित मैन्युफैक्चर टेस्ट से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। ये फैसला स्पष्ट करता है कि जब तक पूर्वाग्रह का कोई ठोस वास्तविक प्रमाण न हो, जब तक ये साबित न हो जाए कि जज ने किसी लालच या दबाव में कोई गलत फैसला लिया है, तब तक न्याय की कुर्सी को महज शक और संदेह के घेरे में नहीं लाया जा सकता। और मेरे दृष्टिकोण से भले ही अदालत ने वर्तमान मामले में वास्तविक पूर्वाग्रह की सीमा को बरकरार रखा है और केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन ये मामला अपने पीछे एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल को छोड़ जाता है। वो क्या? सरकार, जो कि सबसे बड़ी वादी है, और न्यायपालिका के परिवारों के बीच पेशेवर संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले अपीयरेंस ऑफ बायस पर एक व्यापक, ईमानदार और सतत बहस की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय प्रणाली न केवल अपनी फाइलों में निष्पक्ष हो, बल्कि वो हर नागरिक की नज़र में, सड़क पर चलने वाले हर आम आदमी की नज़र में निष्पक्ष दिखे। ये एक ऐसा बिंदु है जहां हम दोनों एक हद तक सहमत हो सकते हैं।
न्यायाधीशों के परिवारों की निजता, उनके करियर चुनने के मौलिक अधिकार और न्यायपालिका में जनता के पूर्ण विश्वास के बीच एक सही संतुलन खोजना एक बेहद जटिल विषय है। बिल्कुल। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी ग्रे लाइनें हैं जिन पर कानूनी बिरादरी, सांसदों और समाज को आगे भी गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। एकदम सही। और यही कारण है कि ऐसे हाई प्रोफाइल फैसलों का गहराई से विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, न कि केवल उन्हें सतही दौर पर या फिर 880 कैरेक्टर्स वाले ट्विटर हैशटैग की नज़र से देखना। हमें चीज़ों के पीछे का हाउ और वाय समझना होगा। एकदम सही कहा आपने। तो श्रोताओं, अब बारी आपकी है। हम आपके लिए 2 अनिवार्य प्रश्न छोड़ रहे हैं जिन पर हम चाहते हैं कि आप विचार करें। जी। पहला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि न्यायाधीशों के परिवार के सदस्यों के लिए पूर्वाग्रह के प्रकटीकरण की सीमा अधिक सख्त होनी चाहिए, या फिर जस्टिस शर्मा का ये फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को वादियों की धौंस से पूरी तरह बचाता है? और हमारा दूसरा प्रश्न है, हम हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों में पूर्ण पारदर्शिता की जनता की आवश्यकता के साथ एक न्यायाधीश के अपने परिवार के लिए प्रोफेशनल निजता के अधिकार को आखिर कैसे संतुलित कर सकते हैं? कानून प्लस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये डीप डाइव विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, समीक्षा छोड़ें और इस चर्चा को कानूनी बिरादरी में अपने साथियों और दोस्तों के साथ साझा करें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं एक नए और अहम मुद्दे के साथ। मित्रों, कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।